Dear students, welcome to my channel Manoj Yadav Learning English. You are most welcome in my channel. आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट द्वारा प्रेस्क्राइब बुक रेम्बो पार्ट 2 की लेसन की तीसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके कवि के परिचय को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू द पोएट पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। और इसके बाद में पढ़ने के बाद में समझने के बाद में हम लोग इसके समरी को पढ़ेंगे। तीसरा लेसन की जो पोयम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं, पोएट हैं W.H. अडेन, जिनका पूरा नाम है वेस्टन हग अडेन। तो हम लोग शुरू करें इंट्रोडक्शन पोएट का। वेस्टन हग अडेन 1973। वेस्टन हग अडेन का जन्म 1907 में और मृत्यु 1973 में हुई थी। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety, जो 1948 में अपने कलेक्शन, अपने संग्रह द एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1948 में उन्हें पुलित्ज़र प्राइज प्राप्त हुआ था। पुलित्ज़र प्राइज के विजेता थे द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल विगोरस पोएट, वे एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति, बहुत गुणों वाले व्यक्ति को कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति। एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, और बौद्धिक रूप से जोश भरे कवि थे। इंटेलेक्चुअल विगोरस पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर, वर्स नाटककार, आलोचक, अनुवादक और संपादक थे। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, कविता उनके लिए गंभीर विषय वस्तु होती थी, गेम होती थी, सीरियस गेम होती थी। विच शुड डीपेन पीपुल सेल्फ अवेयरनेस, जो लोगों की आत्मचेतना को और गहराई बनाती थी और गहराई करती थी। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस, लेकिन किसी भी तरह नहीं, इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से, अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल, मनुष्य की राजनीतिक और रिलीजियस चॉइसेस, और धार्मिक पसंद को वे किसी तरह से प्रभावित प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना उन्हें चाहिए था, नहीं करना चाहते थे वे। उनकी कविता प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक और धार्मिक चॉइसों को वो प्रभावित नहीं करती थी। हिज अर्ली पोएम्स exhibit his interest in political awareness and ideas. His early poems, उनकी प्रारंभिक कविताएं, exhibit his interest in political affairs and ideas, उनकी प्रारंभिक कविताएं उनकी रुचि राजनीति मामलों और विचारों में रुचि को प्रदर्शित करती है, क्योंकि राजनीतिक मामलों में भी वे गहरी रुचि लेते थे। बट हिज लाइटर पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियन, लेकिन उनकी बाद वाली जो कविता हुई वे प्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, और ज़्यादा व्यक्तिगत होती थी। एज ए टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन की तरह, एक टेक्नीशियन के रूप में अडेन एक्सप्लोर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टैंजाज, फॉर्म्स एंड मीटियर्स। अडेन बहुत प्रकार के स्टैंजा, फॉर्म्स और मीटियर्स को लिखे। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, पैशन मीन्स गहरी लिप्सा, गहरी रुचि, उन्हें गहरी रुचि होती थी। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, वर्ड क्वाइनिंग शब्दों की चुनने की, वे शब्दों का चयन करने की उन्हें गहरी लिप्सा होती थी, गहरी रुचि होती थी। एंड यूजिंग आर्चेइक वर्ड्स, आर्चेइक मीन्स पुराने शब्द, पुराने शब्दों को वे प्रयोग ज़्यादातर करते थे। यूजिंग आर्चेइक वर्ड्स, आर्चेइक मीन्स पुराने, वर्ड में शब्द, शब्दों का प्रयोग करते थे अपनी कविताओं में।
विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कभी कभी उनको समझने में कठिन हो जाती थी। He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States. He left England, वे इंग्लैंड के लिए रवाना हुए, छोड़ दिए इंग्लैंड को, as early as 1939 1939 में, to settle permanently, settle permanently यानी अस्थायी रूप से बसने के लिए, अस्थायी रूप से रहने के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में वे अस्थायी रूप से रहने के लिए इंग्लैंड को 1939 में छोड़ दिए। आगे देखें, एडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। एडेन की रचना डिवाइडेड बांटी गई है, बांटी जाती है, दो फेजों में बांटी जाती है। द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, उनकी रचना दो फेजों में बांटी जाती है। हिज एडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। एडेन की रचना ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज में बांटी जाती है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज, अब देखें उनकी महत्वपूर्ण रचना, जो इंग्लिश फेज की महत्वपूर्ण रचना है, आर द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। जो इंग्लिश फेज की उनकी रचना है वो है इस प्रकार, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम और अनदर टाइम है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर्स लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड्स ऑफ आर्चिल्स। और अमेरिकन फेज की जो रचना जिसमें शामिल है, अमेरिकन फेज की रचना जिसमें शामिल है रचनाओं में, वो है इस प्रकार, न्यू ईयर्स लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, एज ऑफ एंजाइटी जो है जिसके लिए उन्हें फर्टिलाइजर प्राइज मिला था 1948 में, एंड द शील्ड्स ऑफ आर्चिल्स, और शील्ड्स ऑफ आर्चिल्स है। ये रचनाएं जो है W.H. एडेन की अमेरिकन फेज की रचनाएं हैं। द प्रेजेंट लिरिक, द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो वर्तमान जो कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इन एक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन्स लाइफ। इनहेरेंट मीन्स अंतर्निहित, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन, जो इनकी कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मानव जीवन में अंतर्निहित निराशा को व्यक्त करती है, बतलाती है। द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, आकांक्षाएँ जो पूरी नहीं होती है, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलापन की भावना जो होती है, इन विच, जिसमें एवरी इंडिविजुअल, जिसमें हर व्यक्ति, लिव्स एंड डाइज, जिसमें हर व्यक्ति जीता है और मरता है। इस प्रकार हम लोग इंट्रोडक्शन टू द पोएट W.H. एडेन के बारे में पढ़े, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़े, जिससे अधिकांश क्वेश्चंस किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब हम लोग इसके सारांश को देखेंगे। अब हम लोग इसके सारांश को देखें। सारांश इस प्रकार है, देखें, तीसरी लेसन की कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, यानी पत्तियों के माध्यम से कवि मानव को इंगित किया है कि अब मानव तेज गति से बड़े पैमाने पर मर रहे हैं, विनाश हो रहे हैं। यहाँ से समरी शुरू होती है। द गिवेन पोएम, यहाँ गिवेन की जगह द प्रेजेंट पोएम में लिख सकते हो। द गिवेन पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, दी गई कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज रिटेन बाय W.H. एडेन। कंपोज लिखे या रिटेन लिखे, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखें, दी गई कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. एडेन। दी गई कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. एडेन द्वारा रचित है, रचना की गई है। एडेन इज ए ग्रेट पोएट, एडेन एक महान कवि हैं। ही हैज़ रिटेन ए लॉट ऑफ पोएम्स
लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत, बहुत सी। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है। इट इज आल्सो वन ऑफ देम, या उन्हीं में से एक है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट उनमें से एक कविता है। इट इज ए सिंपल पोयम, यह एक सामान्य या साधारण कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स फ्रस्ट्रेशन इनहेरिट इन ह्यूमन लाइफ विथ ए ट्री विदाउट लीव्स। इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब, कवि वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा, इनहेरिट मीन्स अंतर्निहित, इन ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में, विथ ए ट्री एक पेड़ से, विदाउट लीव्स जो बिना पत्तियों का है। यहाँ देखिए इसका अर्थ इस प्रकार हुआ कि इस कविता में इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब फ्रस्ट्रेशन इनहेरिट इन ह्यूमन लाइफ। इस कविता में कवि मानव जीवन में अंतर्निहित निराशा को, विथ ए ट्री एक पेड़ से, विदाउट लीव्स जो बिना पत्तियों के पेड़ से तुलना किए हैं। बिना पत्तियों के पेड़ बहुत नीरस, निर्जन दिखते हैं, इससे मानव की तुलना किए हैं। W.H. Auden ही सेज, वे कहते हैं दैट मैंस लाइफ इज लाइक ए ट्री, वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पेड़ की तरह है। लाइक मीन्स की तरह, यहाँ लाइक का अर्थ जो बनता है की तरह। मैंस लाइफ इज लाइक ए ट्री, मानव जीवन एक पेड़ की तरह है। एज एनी फ्लावर डाइज नॉट लास्ट लॉन्ग, जैसे कोई फूल मर जाता है, मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। नॉट लास्ट लॉन्ग, अधिक देर तक नहीं टिकता है। लास्ट मीन्स टिकना, लॉन्ग मीन्स देर तक, अधिक देर तक नहीं टिकता है। सिमिलर, सिमिलर मीन्स होता है उसी तरह। इज मैंस लाइफ, उसी प्रकार, उसी तरह मनुष्य का जीवन है, मैंस लाइफ है। ही विल आल्सो डाई वन डे, ही विल आल्सो डाई वन डे, वे भी एक दिन अवश्य मरेंगे। एंड द वर्ल्ड इज गो ऑन, और संसार ये बना रहेगा। डेथ विल टेक अवे एवरीवन वन बाई वन, डेथ मीन्स मृत्यु अपने आगोश में हर कोई को एक एक करके अपने आगोश में ले लेगी। वन बाई वन मीन्स एक एक कर के। द पोएट सेज, कवि कहते हैं कि व्हेन द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, जब पत्तियां पेड़ से गिरते हैं, फॉल मीन्स गिरना, फ्रॉम द ट्री पेड़ से गिरते हैं। द वुड्स, यहाँ वुड्स का अर्थ हुआ जंगल। द वुड्स बिकेम लाइफलेस, जंगल बेजान हो जाते हैं। बिकेम लाइफलेस, बेजान हो जाते हैं जंगल। द नाइटिंगल बिकम्स डम, नाइटिंगल एक प्रकार की चिड़िया, वो गूंगी बन जाती है, गूंगी हो जाती है, वो नहीं बोलती है, बोलना बंद कर देती है। इन दिस वे, इस प्रकार ह्यूमन बींग्स बिकम फिजिकली वीक एंड इनएक्टिव, इस प्रकार मानव जीवन बिकम फिजिकली, फिजिकली मीन्स शारीरिक, वीक मीन्स कमजोर, एंड इनएक्टिव मीन्स निष्क्रिय, इस प्रकार मानव जीवन शारीरिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय हो जाता है। हिज लाइफ बिकम्स ए बर्डन फॉर हिम, उनका जीवन, बर्डन मीन्स बोझ, उनका जीवन उसके लिए बोझ बन जाता है। हिज लाइफ बिकम्स ए बर्डन फॉर हिम, उनका जीवन उनके लिए बोझ बन जाता है। ही रीचेज एट द एंड ऑफ लास्ट जर्नी, वे, लास्ट मीन्स अंतिम, जर्नी मीन्स यात्रा, वे अंतिम यात्रा के अंत तक पहुँचते हैं, यानी मृत्यु तक। बट द पोएट शोज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, सोज मीन्स दर्शाना। कवि, बट द पोएट शोज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, लेकिन कवि या आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 10 इस प्रकार द पोएट एडवाइसेस थ्रू द पोएम, इस प्रकार कवि, एडवाइस मीन्स सलाह देना, थ्रू मीन्स माध्यम से, द पोएम इस प्रकार कवि कविता के माध्यम से टू एक्सेप्ट द डेथ हैप्पीली,
मृत्यु को स्वीकार खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए सलाह देता है। इस प्रकार कवि कविता के माध्यम से मृत्यु को खुशी पूर्वक स्वीकार करने को सलाह देता है, एक्सेप्ट करने को सलाह देता है। दिस पोएम इज ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मीन्स होता है मिश्रण, मिश्रित। पेसिमिज्म निराशावादी एंड ऑप्टिमिज्म आशावादी। यह कविता आशावादी, निराशावादी, पेसिमिज्म निराशावादी एंड ऑप्टिमिज्म आशावादी, निराशावादी और आशावादी का ब्लेंडिंग है, यानी मिश्रण है। इस प्रकार हम लोग इस समरी को पढ़े, अच्छी तरह से समझे। आशा करता हूँ कि इसे अच्छी तरह से आप समझे होंगे। थैंक यू।